ये दवाइयों की कीमत 2-3 रुपए बढ़ने से कोई कयामत नहीं आ जाएगी। 20-20 साल कीमत नहीं बढ़ाएंगे तो इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी? विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पहली बार तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपने पांव पर खड़ी हुई है। यही नहीं, ये भी कहा कि पेट्रोल की कीमत कम करने पर सवाल हुआ तो विफाकी वजीर ने जवाब दिया, दुआ करें कि आलमी मंडी में दाम मजीद कम हो ताकि पाकिस्तान में आवाम को रिलीफ दे सकें। तीनों की कीमत 7 रुपये होगी तो क्या कीमत आ गई? अगर आप 20-20 साल कीमतों में इजाफे ही नहीं करेंगे, वो इंडस्ट्री आपकी बैठ जाएगी। जो हम कह देते हैं ना 100% इजाफा हो गया, 500% इजाफा हो गया, वो जब आप देखते हैं तो इजाफा क्या होता है कि 3 रुपये कीमत थी उसकी 7 रुपये हो गई। फार्मा इंडस्ट्री पाकिस्तान में पहली बार दोबारा अपने पाँव पे खड़ी हुई है। दवाइयाँ मिलती नहीं है, उसके ऊपर एक बिल्कुल फजूल एक मुहिम बना दी जाती है कि ये कीमत में इजाफा हो गया। और अब तो वैसे भी सेहत कार्ड के बाद ये इशू खत्म हो गया। अब तो आप दवाइयाँ इलाज जो है वो आपका वैसे ही उधर से फ्री है, उसमें क्या प्रॉब्लम? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी में काफी कम हो रही है, क्या यहाँ पे भी असरात उसके होंगे, कम होंगे? अभी तो इतनी कम नहीं हुई कि यहाँ पे कोई असरात आए, दुआ करेंगे और कम। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 1% इजाफे के बाद 9.25% हो गई है। स्टेट बैंक की नई मॉनिटरी पॉलिसी के बाद शरह सूद 8.75 से बढ़कर 9.75% हो गई। शरह सूद 20 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई और तलब का दबाव कम करने के लिए शरह सूद बढ़ाने का फैसला किया। इस फैसले से पायदार मुआशी नमू और करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। स्टेट बैंक सितंबर से अब तक शरह सूद 3.25% बढ़ा चुका है। और वजारत खजाना के तर्जुमान मुजम्मिल असलम का कहना है, ज़र मुबादला के ज़खायर पहले 20 अरब से 16 अरब पर आ चुके थे। शरह सूद में इजाफा ना करते तो नंबर मजीद तेजी से नीचे आ सकते थे। समा से गुफ्तगू में उनका कहना था कि स्टेट बैंक ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि आइंदा आने वाले दिनों में शरह सूद मजीद नहीं बढ़ेगी। जैसे आपको पता है पहले ही 20 अरब डॉलर से 16 अरब डॉलर पे आ गए थे, ये तो सऊदी अरब के पैसे आ गए। अगर ये मेजर्स ना लिए जाते तो ये तेजी से जो है रिजर्व हमारे नीचे आ सकते थे। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज की मॉनेटरी पॉलिसी को आप पढ़ें तो स्टेट बैंक ने क्लियर सिग्नल दे दिया है कि आगे आने वाले दिनों में मजीद शरह सूद नहीं बढ़ेगा। तो जो पिछले दिनों मार्केट में 11.5% तक जो मार्केट के रेट चले गए थे, मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में 10% से नीचे हो जाएंगे। मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम ढेडी कहते हैं कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का मसला है। मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाने की बजाय लग्जरी अशिया पर पाबंदी लगा दी जाती या इस पर ड्यूटी बढ़ा दी जाती तो इससे ज्यादा बेहतर होता। मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाने का फैसला मुल्क के लिए अच्छा नहीं। हमारी इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी नहीं है कि आप मॉनेटरी टाइटनिंग करके चीजों को रोक सके। मकसद कहने का है कि ये इन्फ्लेशन इस वक्त पूरी दुनिया का इशू है, ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है। आप अगर बहुत सारे डिसीजन देने थे तो आप लग्जरीज को बैठ कर देते ना, उनके ऊपर ड्यूटी पर आ देते। ये डिसीजन लेके तो आप अपने मुल्क को और तकलीफ में डाल रहे हैं। मकसद कहने का जो मेरा है कि आपने डिवैल्यूएशन किया, उसकी वजह से मार्केट के आपकी जीडीपी की साइज फिर नीचे आ जाएगी। मकसद कहने का है कि ये जो डिसीजन लिए जा रहे हैं ये कोई अच्छे डिसीजन नहीं है। माहिर माशियात हफीज पाशा ने शरह सूद में इजाफे के फैसले को मुल्क के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। कहा, इस फैसले से सरमायाकारी को ब्रेक लगने का अंदेशा है। ये देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट लेवल जो अल्लाह के फजल से पिछले साल काफी बड़ा था लेवल, वो फिर से गिरना शुरू हो जाएगा। उससे रोजगार भी मुतासिर होंगे। और तीसरी बात जिस पे ज्यादा गौर नहीं कर रहे हैं लोग, और वो ये कि जब आपने सरे सूद को 7.25% से 7% से बढ़ाकर अब तकरीबन 10 पे लेके गए हैं, तो इसके नतीजे में बजट पे जो बोझ पड़ेगा, आपको जो सूद देना पड़ता है कर्जों पर, उसमें कोई 400 अरब का इजाफा होगा खुदा न खास्ता, और ये बजट को बिल्कुल ही आउट कर देगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जिन हुक्मरानों को आवाम की परवाह नहीं, उन्हें यहाँ रहने का भी कोई हक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के अमेरिका में महंगाई से मुतालिक बयान पर भी तनकीद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हम अमेरिका में नहीं पाकिस्तान में रहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे का मुवाजना भी कर दिया।
मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम पिस रहे हैं। हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने आपको खुशखबरी दी है कि अमेरिका में महंगाई भी बढ़ रही है। यार हम अमेरिका में नहीं रहते, हम तो पाकिस्तान में रहते हैं। वहाँ पर जो शाय खुर्दनोश हैं उनकी कीमत 2% बढ़ी है, पाकिस्तान में 17% बढ़ी है। जिन हुक्मरानों की हालत ये हो कि अपने मुल्क के अवाम की परवाह भी ना करें, उनको यहाँ रहने का हक नहीं है। जिस दिन हाथ उठाया जाएगा एक दिन भी हुकूमत नहीं रह सकती। ये हुकूमत बैसाखियों पर है, ये बैसाखियां अब हटाने की जरूरत है। 18 वजीर मुशीर SAPM मौजूद हैं जिनका काम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना है, जिनका काम सिर्फ गाली निकालना है। 2.5 महीने होने लगे हैं, चेयरमैन नैब की मुद्दत खत्म हो चुकी है। हुकूमत की कोशिश है कि ये मुशावरत का अमल मुकम्मल हो ही ना, और यही चेयरमैन जो है जो उनके कब्जे में है, जो डेली वेजेस पर है और जिसको वो किसी वक्त में निकाल सकते हैं, वो यही नौकरी करता रहे। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने 19 दिसंबर को कराची बचाओ मार्च का ऐलान कर दिया। MKM के रहनुमा ख्वाजा इजहार ने वज़ीर आला सिंध के मुतनाज़े बयान पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। बिलावल को जवाब देते हुए कहा, काले करतूत वाले ही काले कानून बनाते हैं। फारूक सत्तार ने कराची का नाम सिंधियाची रखने की तजवीज़ दे दी। सूबाई असेंबली में हम मेजॉरिटी में हैं, तुम लोग माइनॉरिटी में हो, माइनॉरिटी में रहोगे कभी फैसले नहीं करोगे। नहीं, अवाम अक्सरियत और वडेरे अकलियत में है। जमात इस्लामी ने भी दो टोक कह दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध हुकूमत के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ अलम बुलंद कर दिया। वडेरे अक्सरियत में नहीं है, वो अकलियत में है, अवाम अक्सरियत में है। ये लिसानी सियासत को परवान चढ़ाने का कानून है, ये जाली भर्तियों का कानून है, ये करप्शन का कानून है। इसको मुस्तरद करते हैं और इसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला 19 तारीख को जो इतवार आ रहा है, एक बहुत बड़ा मार्च होगा। MKM के रुकन असम्बली ख्वाजा इजहारुल हसन ने सफाई पेश की कि उनकी जमात ना तो 2013 के लोकल बिल का हिस्सा थी और ना अब है। काला कानून वो बनाते हैं जिनके काले करतूत होते हैं। सिंध में किसके काले करतूत हैं, ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह मालूम। मुराद अली शाह साहब को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, सिंध के अवाम से, पाकिस्तान के अवाम से और बानियाने पाकिस्तान से। फारूक सत्तार ने भी प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू करते हुए कड़ी तनकीद की। कहने लगे, रोज रोज मारने से अच्छा है एक ही बार मार डालो। KMC का वजूद भी ख़त्म कर दें और KMC की जगह सिंध मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कर दें। जब सारी चीज़ें सिंध को चलानी, और कराची का नाम चेंज करके उसे भी सिंधियाची कर दें। रोज रोज क्यों कत्ल कर दें, एक ही वक्त में पूरा कत्ल कर दें। स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस के बाद सिंध की अपोजिशन जमातों ने महाज गर्म करना शुरू कर दिया। PTI ने तमाम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने अलामती भूख हड़ताल करने का ऐलान कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान कहते हैं, अगर आज बेनज़ीर भुट्टो होती तो मुराद अली शाह को पार्टी से उठाकर बाहर फेंक देती। चीफ जस्टिस वज़ीर आला सिंध को बुलाकर पूछें कि ताकत के बल पर ऐसा कानून क्यों मंजूर किया। मुराद अली शाह ने सिंध को पाकिस्तान से अलग करने का सोचा तो छोड़ेंगे नहीं। सोच मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की नहीं थी। वो तो कहती थी कि पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर, और यहाँ पे इनका मुराद अली शाह, इनका चीफ मिनिस्टर कहता है हमें मजबूर ना करो, नहीं तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। आज वो औरत जिंदा होती ना तो इसको उठा के पार्टी से बाहर फेंक देती, इस घटिया इंसान को। मुराद अली शाह, तुमने अगर जुर्रत भी करी सिंध को पाकिस्तान से अलग करने की, ऐसी सोच भी अपने दिमाग में लेकर आए, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हमें मजबूर नहीं किया जाए, हम नहीं चाहते हैं कि हालात खराब हो। एक ऊपर अल्लाह है और एक नीचे चीफ जस्टिस साहब आप हैं। आप इंसाफ करें, इस सूबे सिंध के वजीर आला को बुलाएं और उनसे पूछें कि ऐसा कानून सिंध असेंबली में ताकत की बुनियाद के ऊपर क्यों पास किया गया है जिसका फायदा आवाम को नहीं होगा। जबकि चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि बिलावल भुट्टो धमकियां ना दे क्योंकि उन पर धमकियां सूट नहीं करती। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बिलावल ने जिन्हें दहशतगर्द होने का ताना दिया, बेनज़ीर भुट्टो उन्हीं के मरकज पर वोटों की भीख मांगा करती थी। 2021 ही नहीं, 2013 का बल्दियाती कानून भी वापस लेकर 2001 के इख्तियारात लौटाने होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, एक तो आप जब धमकी देते हैं ना, हमें हंसी आ जाती है, आप पर सूट नहीं करती, आप कर नहीं पाओगे, ये आपसे नहीं होगा ये।
आप हराम कमाए हुए लोग हैं। तुम ताकत के नशे में इतने पागल हो गए हो, तुम हमें दहशतगर्द का ताना देते हो। बेनजीर भुट्टो साहिबा दहशतगर्दों के मरकज पर वोटों की भीख मांगने गई थी, तुम हमें अकलियत का ताना देते हो। आज सेंसस हो जाए पता चल जाता कौन अकलियत में कौन अक्सरियत में। हम ना 2021 का लोकल गवर्नमेंट बिल मानते, हम तुम्हारे 2013 का भी बिल नहीं मानते। 2001 के लोकल गवर्नमेंट को के डिपार्टमेंट वापस करो, इनके बाप की जागीर है ये, इनके घर का पैसा है ये, हमारे खून पसीने का पैसा है, ये उसके ऊपर काबिज बने बैठे हैं और तड़ीक लगाते धमकी देते। तुम फुल ट्रांसपोर्ट नहीं दे रहे, एक नया कतरा पानी नहीं दिया तुमने। बिलावल भुट्टो तुम कातिल हो, तुम सिंधियों के कातिल हो सबसे पहले। वजीर आला मुराद अली शाह तुम सिंधियों के कातिल हो सबसे पहले। तुम्हारे एमपीए ने नाजिम जोखियों को कत्ल कर दिया, फहमीदा सयाल को कत्ल कर दिया, उम्मे रुबाब के बाप चचा रिश्तेदारों को मार दिया। ये किसी की जागीर नहीं है, तुम्हारी सल्तनत नहीं है कि जिस तरह से हमने कराची को ताज हुसैन के चुंगल से आजाद कराया है, हम सिंधियों को इस जरदारी के चुंगल से आजाद कराएंगे। और वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त करीब है, क्योंकि तुम्हारा जुल्म बढ़ गया है। मैं तुमसे लड़ूंगा, इसी पाकिस्तान में रहते हुए लड़ूंगा। अब आपको बताएं कि पंजाब के वजीर बल्दियात मियां महमूद रशीद ने कहा है कि बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं, कोशिश है आइंदा इंतखाबात ईवीएम के जरिए करवाए जाएं। हसन खावर ने कहा है कि दूसरी सूबाई हुकूमतों के कवानीन से मवाजना करें तो पता चल जाएगा जमहूरियत का सबसे बड़ा हामी कौन है। तफसील देखिए मोहसिन बिलाल की इस रिपोर्ट में। अलहमरा हाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर बल्दियात मियां महमूद रशीद ने कहा कि 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और 25 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स से बराह रास्त अवामी नुमाइंदे अवाम का वोट लेकर मुंतखब होंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंदर तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज, वासास, PHAs, ये सारी कंपनीज जो मेयर है, लॉर्ड मेयर है, उसके मातहत होंगी। बल्दियाती एक्ट पर ब्रीफिंग देते हुए मामले खुसूसी हसन हावर का कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा बल्दियाती निज़ाम के जरिए आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जाएंगे। ये 5 अथॉरिटीज बॉडी कॉरपोरेट्स होंगी, इनके पास कंप्लीट अथॉरिटी होगी जिले की सतह के ऊपर। आपको लाहौर में आकर, सूबाई दारुल हुकूमत में आकर सेक्रेटेरिएट में दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ेंगे। सूबाई वजीर का कहना था नए बल्दियाती निज़ाम में न सिर्फ बल्दियाती नुमाइंदों बल्कि ताजर बरादरी, सिविल सोसाइटी और खसूसी अफराद की नुमाइंदगी भी होगी, जबकि शिकायत के अजाले के लिए खसूसी ट्रिब्यूनल भी बनाया जाएगा। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। लाहौर की एहतसाब अदालत में ख्वाजा साद रफीक और सूबाई वजीर सब्तैन खान इकट्ठे हो गए। हरीफ जमातों के रहनुमा एक दूसरे से गले मिले। सब्तैन खान का कहना था हम सियासी बिरादरी हैं, कोई जाती इख्तलाफ नहीं। अरशद अली की रिपोर्ट। कप्तान के खिलाड़ी और मियां साहब के जानिसार ने जादू की जप्फी डाली। एहतसाब अदालत में सब्तैन खान और साद रफीक की एक ही वक्त में पेशी। PTI के रहनुमा का कहना था कि हम बेकसूर हैं, इल्जामात में सदाकत नहीं। ये बिल्कुल कोई जाती इख्तलाफ तो है नहीं। समाअत के दौरान सब्तैन खान के खिलाफ नैब ने अदालत में जवाब जमा करवाया। नैब के मुताबिक मादनी ज़खायर के गैर कानूनी ठेके देने के ठोस सबूत मौजूद हैं। अदालत मुल्जिम की बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद करे। अदालत ने समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक ने पैरागोन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस में हाजिरी लगवाई। दौरान समाअत नैब ने 3 गवाहों के बयानात कलम बंद कराए। अदालत ने कार्रवाई 22 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कौमी भंग पॉलिसी तैयार करके मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भिजवा दी है। शिबली फराज कहते हैं भंग की काश्त के लिए लातादाद दरखास्तें मौसूल हो रही हैं। पहले मरहले में 100 कंपनीज को लाइसेंस दिया जाएगा। जहीर अली की रिपोर्ट देखिए। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का भंग की मदद से मुल्क की मैशियत को अपने पांव पर खड़ा करने का फैसला। कौमी भंग पॉलिसी तैयार कर ली गई। मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को अरसाल भी कर दी। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने इसे बड़ी पेशरफ्त करार दे दिया। हेम्प की जो काश्त है और उससे जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, खास तौर पर मेडिसिन साइड पे और एग्रीकल्चर साइड पे, ये एक बहुत बड़ी मार्केट है इंटरनेशनल की, और 100 बिलियन मार्केट।
हो जाएगी ये 2026 तक, तो हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। शिबली इफराज के मुताबिक वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को भंग की काश्त के लिए बेशुमार दरखास्तें मौसूल हो रही हैं। पहले मरहले में सिर्फ 100 कंपनियों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। वफाकी वजीर ने भंग अथॉरिटी बनाने का मकसद भी बता दिया। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कि हम चाहते हैं कि इसके जो भी मिसयूज का कोई चांस ना हो और साथ ही साथ में फैसिलिटेट करे इन्वेस्टर्स को। भंग रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत 1 विंडो ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। भंग की काश्त वाले रकबे के गिर्द 4 दीवारी बनाने के अलावा खेत में कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। गवादर में मुजाहिरीन से बातचीत के लिए 2 वफाकी बुजरा जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इस्लामाबाद से ज्यादा गवादर में पीने के पानी के मंसूबे पर पैसा लगाया गया। 700 अरब रुपए वाले सर्दन बलूचिस्तान पैकेज के लिए 560 अरब रुपए वफाक ने दिए। 2 वफाकी वज़रा असद उमर साहब और जुबैदा जलाल वज़ीर आज़म के बिहाफ के ऊपर गवादर जाएंगे। वहाँ पे एहतजाज लोग कर रहे हैं, उनसे वो बातचीत भी करेंगे। जो इस वक्त के मामलात हैं उनका हल भी बात करेंगे। कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म साहब को जो है पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म इस पर पहले ही नोटिस जो है वो ले चुके हैं। सख्त इक़दामात हैं, उनकी हिदायत जो है वो की जा चुकी है। इस्लामाबाद के पीने के पानी के ऊपर जितना खर्च होता है उससे कहीं ज़्यादा गवादर के पानी के पीने के ऊपर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर खर्चा जो है वो किया गया है। 700 अरब रुपए का सदरन बलूचिस्तान पैकेज जो है वो हम अनाउंस कर चुके हैं। उसमें से जो 560 अरब रुपया है वो खालिस्तान वफाक का दिया हुआ पैसा है। और इतने बड़े पैसों की वहाँ पे दिए जाने के बावजूद अगर मसले जो हैं वो हल नहीं हो रहे हैं तो ज़रूरत है इस बात की असर नो जायज़ा लिया जाए कि आखिर खामी कहाँ आ रही है, क्यों इतना पैसा जो वफाक से जा रहा है सूबों में, उसके बावजूद वहाँ पर अमल दरामद जो है वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा। जायदाद के तनाज़े ने अंधा कर दिया। खबर की तफसील थोड़ी देर बाद। अब आपको बताएं कि लाड़काना के इलाके वड्डा महर में डाकुओं से मुकाबले के दौरान 2 एहलकार शहीद और 1 डाकू मारा गया। एसएसपी लाड़काना इमरान कुरैशी के मुताबिक डाकुओं की मौजूदगी की इतला पर पुलिस ने कार्रवाई की। दौरान कार्रवाई पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ जिसमें एएसआई मुजफ्फर खोसो और एहलकार नवाब जतोई शहीद हो गए। मुकाबले में 1 डाकू राजू मेहर मारा गया जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। डाकुओं का घेरा तंग करने के लिए मजीद पुलिस नफरी तलब कर ली गई है। रावलपिंडी में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तदफीन चौंतरा के करीब आबाई गांव में की जाएगी। वाक़े का मुकदमा थाना पीर बधाई में दर्ज कर लिया गया। तहकीकात के लिए GIT भी बनेगी। सदाकत अली की रिपोर्ट। शहीद कांस्टेबल खुर्रम शहजाद के वालिद ने 5 माह पहले ब्याहे जवां साल बेटे का जसद खाकी देखा तो उनके ज़ब्त के बंधन टूट गए। बूढ़े बाप का दुख देखकर पुलिस हुक्काम और शहीद के साथी भी गमजदा हो गए। नमाज जनाजा में आला पुलिस अफसरान, एहलकार और शहरी बड़ी तादाद में शरीक थे। इस मौका पर RPO रावलपिंडी अशफाक अहमद ने कहा कि पुलिस मोबाइल पर हमला संगीन वाक़या है, इसलिए तहकीकात की जिम्मेदारी CTD को दी गई है। तफ्तीश जो है वो क्राइम सीन से पहुंच के क्रिमिनल तक पहुंचती है। इंशाल्लाह हमारा बहुत ही पेशावर तरीके से इसको कर रहे हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब इसकी तहकीकात करेगा और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन वो काम शुरू हो गया। शहीद कांस्टेबल के साथी एहलकार इसकी जुर्रत और बहादुरी के मोतरिफ हैं। उन्होंने बताया कि खुर्रम शहजाद के दिल में शुरू से ही शहादत का शौक था। वो शहीद होना चाहता था और इसी तरह ये इसीलिए ये फील्ड में ड्यूटी करता था। जब से ये भर्ती हुआ था इसकी शहादत की मुराद थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पूरी कर दी है। नमाज जनाजा के बाद जसद खाकी को पूरे एजाज के साथ आबाई गांव रवाना किया गया। खुर्रम शहजाद शहीद अपने साथियों के हमरा पीर बधाई के इलाके CDA चौक में गश्त पर था कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने मोबाइल वैन पर फायरिंग कर दी जिससे 1 ASI और 1 कांस्टेबल जख्मी भी हुए। अफसोसनाक खबर है लाहौर से, जहां 15 साल इकलौते बेटे ने कजिन और दोस्त के साथ मिलकर बाप की जान ले ली। बेटा बाप को मारकर जायदाद का वारिस बनना चाहता था। रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। जिस बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पाल पोस कर जवान किया, उसी को ही नाफरमान बेटे ने कत्ल कर डाला। हथकड़ियों में जकड़ा ये कमसिन लड़का अपने बाप की जान मामूली रंजिश पर ले चुका है। आम रूटीन में खर्चा मांगते हैं या कपड़े जुदी इस तरह कोई चीज मांगते हैं तो वो नहीं देते थे। अगर नौकरी का कहते थे तो नौकरी भी नहीं करने देते थे। वो मुझे पहचानने लग पड़े थे
कि ये कर रहा है ये सारा कुछ। तो मैंने करंट ख़त्म किया, मैं उनके पास गया तो मुझ पे हमला किया उन्होंने। तो इसने पकड़ा कज़न मेरा, तो मैंने उनके बैक साइड पे गर्दन पे थोड़े से वार किया। मुलजिम ने बाप को रास्ते से हटाने की मंसूबाबंदी अपने कज़न और एक दोस्त के साथ मिलकर की। इस पर अटैक करने लगे तो फिर मैंने जाकर पकड़ा, उसने फौरन मारे। वारदात के बाद मुलजिमान ने नामालूम अफराद के हाथों कत्ल का ड्रामा रचाया। ये इकलौता बेटा है, इनका ये कहना था कि मैं मर्डर करके तमाम प्रॉपर्टी मेरे पास आनी है। इन्होंने पहले उनको अपने दोस्त की मदद से बिरयानी भिजवा के नशा व अद्वियात खिला के उनको सेडेशन में उनको लेके गए, वो एक्सपायर हो गए। पुलिस ने इमीडिएटली विद इन 2 to 3 आवर्स जो है ना इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस आउट किया। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान से तफ्तीश जारी है। वारदात के पीछे कोई और हुआ तो वो भी बेनकाब हो जाएगा। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कराची में शोहर को कत्ल करके टुकड़े करने का केस, अदालत ने मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसी कर दी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि वकूए के वक्त मकतूल की 2 बेटियां जाए वकूआ पर मौजूद थीं। मुलजिमा की बड़ी बेटी दोनों बहनों को लेकर नामालूम मकाम पर ले गई। तीनों की तलाश जारी है। मुलजिमा के वालिद और भाई का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। सरकारी वकील ने बताया कि मुलजिमा और मकतूल का 2013 में निकाह हुआ था। सियालकोट वाक़े की तहकीकात, मजीद 18 मुलजिमान का फोटोग्रामेटिक टेस्ट कर दिया गया। श्रीलंकन शहरी की हलाकत केस में मजीद 18 अफराद को लाहौर की फॉरेंसिक लैब पहुंचा दिया गया। फोटोग्रामेटिक टेस्ट में CCTV मोबाइल फुटेजेस के साथ मुलजिमान की फेस मैचिंग की गई। इससे कबल भी 34 मुलजिमान का फोटोग्रामेटिक टेस्ट हो चुका है। मियांवाली में फायरिंग से मेडिकल रैप जाम बहक हो गया, एक नौजवान जख्मी भी हुआ। पुलिस के मुताबिक वाक़या थाना सदर की हदूद वत्ता खेल में पेश आया, जहां 25 साला फैसल अरसलान नामालूम अफराद की फायरिंग से दम तोड़ गया। मोहम्मद एहसन नामी नौजवान जख्मी भी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मामला घरेलू तनाज़ा मालूम होता है, ताहम मजीद तफ्तीश जारी है। कराची वाले हो जाएं होशियार, जाड़ा धूम मचाने को है तैयार। और अभी खबर यह है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर वफाकी हुकूमत ने 5 साल से लापता शहरी के अहल खाना को अखराजात की मद में अदायगी कर दी है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इमरान नामी शहरी की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मुतासरा फैमिली को अखराजात की मद में 16 लाख रुपए अदा कर दिए गए हैं। अदालत के इस्तफसार पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि पूरी रकम अभी नहीं मिली। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि किसी शहरी के लापता होने से बड़ी कोई इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। अदालत ने इमरान खान का केस भी दीगर लापता अफराद के केसेस के साथ मुंसलिक करके मुकर्रर करने की हिदायत की है। और जनाब, कराची वाले अब तैयार रहें क्योंकि जाड़ा धूम मचाता हुआ आ रहा है। महकमा मौसमियात ने 16 से 19 दिसंबर तक शदीद सर्दी की लहर रहेगी, ऐसा कहा। पारा किस हद तक गिरेगा ये बताएंगी हमें जमजम सईद अपनी रिपोर्ट में। कराची वाले हो जाएं होशियार, दिसंबर की रातों में जाड़ा धूम मचाने को है तैयार। कोयटा से आने वाली हवाएं कराची को अपनी लपेट में लेने के लिए बेकरार हैं। मौसम का हाल बताने वालों ने शहर कायद में 16 से 19 दिसंबर तक रात में पारा 8 सेंटीग्रेड तक गिरने की पेशगोई कर दी है। 15 से दोबारा से 10-11 की रेंज में आ जाएगा और फिर 16, 17, 18 3 दिन जो हैं उसमें इम्कान ये है कि 8 से 10 डिग्री के दरमियान टेम्परेचर रात का आ सकता है। महकमा मौसमियात ने सर्दी की दूसरी लहर दिसंबर के आखिर या जनवरी के आगाज में आने की भी पेशगोई की है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में फिर शुमाली इलाकों में, बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों और KP, कश्मीर, GB वगैरह में बारिश और बर्फबारी होगी पहाड़ों पर। तो उसके बाद जनवरी के स्टार्ट होते ही या दिसंबर के बिल्कुल आखिरी दिनों में या जनवरी के स्टार्ट होते ही फिर दोबारा से सर्दी बढ़ जाएगी कराची में। कराची में इन दिनों कम से कम दर्जा हरारत 13 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। जमजम सईद, सामा, कराची। मुल्क के शिमाली और बालाई इलाकों में खूब बर्फ पड़ रही है। मालम जब्बा से आज़ाद कश्मीर तक मंजर ऐसा है जैसे ज़मीन पर जन्नत का गुमा। आप भी देखिए। स्वात की हसीन वादी में बर्फ क्या पड़ी, यूं लगा जैसे कुदरत का सारा हुस्न मालम जब्बा में सिमट आया। सब दरख्तों पर पड़ने वाली सफेदी देखने वालों को राहत बख्शने लगी।
बड़े तो बड़े, नन्हे मुन्ने भी मम्मी डैडी का हाथ छुड़ाकर दौड़ने भागने लगे। बहुत ही बेहतरीन जगह है, जन्नत है पूरी। हर बंदे को यहाँ आना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए, खासकर इस जगह पे। दीर में जमकर पड़ने वाली बर्फबारी भी इल्म के तलबगारों के कदम ना रोक सकी। मानसहरा में बर्फबारी और रिमझिम के बाद जाड़ा धूम मचाने लगा। बडग्राम और अपर हजारा के बेशतर मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। मलका को हिसार मरी ने भी सफेद माला पहन ली। जन्नत नजीर वादी आजाद कश्मीर का हुस्न भी निखर आया, जहां रावलाकोट में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। वादी नीलम और लीपा के पहाड़ों पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अब आपको यहाँ पर ये अपडेट दें कि मौसम सरमा की छुट्टियों का फैसला कल NCOC के इजलास में होगा। इससे मुतालिक मजीद जानेंगे। फराह रब्बानी हमारे साथ हैं। फराह, इस हवाले से क्या तजावीज़ रखी गई हैं? बिल्कुल सिद्रा, आज बैनुसुबा वज़राए तालीम का इजलास हुआ, जिसकी सदारत पहले तो शफ़क़त महमूद वफाकी वज़ीर तालीम ने करनी थी, लेकिन वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मीटिंग के पेश नज़र वो इजलास में शरीक नहीं हो सके। इजलास में यही फैसला किया गया, जो तजवीज़ सामने रखी गई है उसमें यह कहा गया है कि छुट्टियां जनवरी में दी जाएंगी, क्योंकि अभी दिसंबर में पहले दिसंबर में जो छुट्टियां दी जाती थी वो इसलिए अब नहीं दी जाएंगी क्योंकि बच्चों की वैक्सीनेशन को कंप्लीट करना जरूरी है। जैसे कहा गया है कि 12 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन कंप्लीट करवानी है। इसी सिलसिले में वजारत सेहत की जानिब से ये तजवीज़ दी गई है कि दिसंबर की छुट्टियां जनवरी में दी जाए। ताहम इसी हवाले से यही कहा गया है कि जनवरी के पहले हफ्ते में या जनवरी के मिड में छुट्टियां दी जाएंगी। अभी इसका फैसला इसलिए नहीं किया गया कि तमाम सूबे अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, उसके बाद ये फैसला किया जाएगा। साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनको ये कहा गया है कि वैक्सीनेशन का अमल वो जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें। फराह, तफसील आपने बताई, आपका शुक्रिया। काश्तकारी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ड्रोन समेत दीगर जदीद आलात का इस्तेमाल न होने के बराबर है। काश्तकार और माहिरीन ज़राअत इसकी क्या वजूहात बताते हैं, लाहौर से देखते हैं मोहम्मद लुकमान की इस रिपोर्ट में। बढ़ती आबादी की खुराक की जरूरियात कैसे पूरी हों और ज़राअत को ज़र मुबादला कमाने में कैसे इस्तेमाल किया जाए। दुनिया में काश्तकारी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। चीन समेत मुतअद्दिद ममालिक में ड्रोन का इस्तेमाल आम हो गया है, मगर पाकिस्तान में अभी भी ज़राई मजदूर कांधे पर मशीन लटकाए खेत में कीड़े मार दवा छिड़क रहा होता है। महकमा ज़राअत के हुकाम कहते हैं कि पंजाब ने ड्रोन पॉलिसी तैयार कर ली है, मगर वफाक की तरफ से अभी ताखीर है। ये एक मल्टीपर्पज टूल है जिसको हम बहुत ज्यादा देर तक अपनी एग्रीकल्चर से अलहदा नहीं कर सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ इसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। स्मार्ट काश्तकारी के माहिरीन कहते हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में शायद पाकिस्तान दुनिया भर में सबसे पीछे है। हुकूमत फौरी तौर पर ड्रोन की दरामद की इजाजत दे ताकि मामलात आगे बढ़ सके। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो मेरा ख्याल है हम शायद सबसे ही पीछे हैं। गवर्नमेंट आपको जो हार्डवेयर है वो मंगवाने की इजाज़त दे ताकि आप मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रायल्स कर सकें कि कौन से केमिकल्स हैं, कौन सी फार्मूलेशंस हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो ड्रोन के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। माहिरीन कहते हैं कि अगर ज़राअत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ जाए तो मुल्क में खुराक की बढ़ती तलब पूरी करने के साथ साथ बरामदात को भी बढ़ाया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। कराची में गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ आला अदालतों से फैसले आ रहे हैं, मगर फैसलों की जद में आने वाली इमारतों के अलॉटीज को रकम की अदायगी अब तक यकीनी नहीं बनाई जा सकी। नस्ला टावर के बाद मक्का टेरिस के अलॉटीज भी सबसे बड़ी परेशानी में हैं। रेहान अहमद रिपोर्ट करेंगे। कराची के नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स के बाद सदर में वाक़ मक्का टेरिस भी उन इमारतों में शामिल हैं जिनके बिल्डर्स ने ज़्यादा कमाने के लालच में सरकारी ज़मीन घेर कर ये इमारत खड़ी कर दी और अब उम्र भर की पूंजी से इस मंसूबे में फ्लैट खरीदने वाले अजियत से गुजर रहे हैं, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने इमारत के उस हिस्से को गिराने का हुक्म दे दिया है जो गैर कानूनी ज़मीन पर तामीर किया गया है। हमें अपने घर छोड़ के जाना होगा, आपको पता होना चाहिए क्या अजियत होगी जो जिनका अपना घर छूट रहा है। हमने अपने सामान सारे बाहर निकालनी, गैलरी हमने खाली कर दी है। हम बहुत परेशान हैं, हम कुछ बता नहीं सकते हमारे साथ क्या होगा। हम लोग इतनी टेंशन में, मैं कल रात के 3 बजे घर आया हूँ इसी परेशानी में। तो आगे का आपने क्या सोचा है?
आगे का क्या सर, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, कंप्लायंस तो करनी पड़ेगी। बज़ाहिर इस इमारत में जिंदगी मामूल के मुताबिक दिखाई देती है। बच्चे स्कूल आ जा रहे हैं। और मकीन भी मामूल के मुताबिक अपने अपने कामों से आते जाते दिखाई देते हैं, मगर अदालत इन मकीनों को किराए के घरों में मुंतकिल करने का हुक्म दे चुकी है। मक्का टेरेस 2016 में तामीर की गई थी और ये इमारत घर है उन 16 खानदानों का जो इस बिल्डिंग के 16 फ्लैटों में रहते हैं। मक्का टेरेस के फ्लैट्स बड़े होने की वजह से बेशतर यूनिट्स उन्हीं खानदानों ने खरीदे थे जिनके घरों में मुश्तरका खानदानी निज़ाम कायम था। बिल्डिंग में सबकी बड़ी फैमिलियाँ हैं, एक एक फ्लैट में किसी की 3 फैमिली है, एक फ्लैट में किसी की 4 फैमिली है, तो अब जाहिर बात है इतने बड़े घर ढूंढना आसान थोड़ी है। अदालत ने मक्का टेरेस के बिल्डर्स को अलॉटीज की आर्जी रिहाइश के लिए मकानों के किराए की अदायगी के साथ रकम की अदायगी का भी हुक्म दिया था, मगर बिल्डर ने रकम की कोई अदायगी नहीं की है। अलॉटीज को रकम की अदायगी न करने पर समा ने बार बार मक्का टेरेस के बिल्डर वसीम अहमद का मौक़िफ़ हासिल करने की कोशिश की, मगर वसीम अहमद ने अलॉटीज़ को अदायगी और उनके मकानात के किरायों की अदायगी न करने पर कोई बात नहीं की। बिल्डर की तरफ से अब तक कोई यकीनी बात सामने नहीं आई है कि उनको पैसे उनकी इस फ्लैट के अदा किए भी जाएंगे या नहीं, और अगर किए जाएंगे तो किस तरह से। इस हवाले से उन्हें कोर्ट के किसी मज़ीद फ़ैसले का इंतज़ार है, तब तक वो किसी नए घर की तलाश में है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 11 में झुग्गियों के खिलाफ सीडी ऑपरेशन के मामले में एक और बड़ा हुक्म। पौश इलाकों पर गैर कानूनी फैक्ट्री गिराने तक झुग्गियों को हाथ तक ना लगाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, झुग्गियों वालों के भी हुकूक हैं, अदालत खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देगी। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। अदालती कमीशन ने शहर इक़्तिदार में उमरा के सेक्टर E11 में गरीबों की झुग्गियों के करीब गैर कानूनी फैक्ट्री का सुराग लगा लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने झुग्गियां गिराने को बेताब CDA को पहले फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। एक झुग्गी नशीन औरत की आर्जी दरख्वास्त पर शुरू किए गए केस की समाअत के आगाज पर 3 वकला पर मुश्तमिल कमीशन ने रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि E11 में झुग्गियों के करीब एक फैक्ट्री लगी हुई है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने CDA अफसर से इस्तफसार किया कि आपको झुग्गियां तो नजर आ गयी, वो फैक्ट्री क्यों नजर नहीं आती? फैक्ट्री किसी की भी हो, गैर कानूनी है तो फौरन गिराएं और अदालत में रिपोर्ट पेश करें। अगर कानूनी है तो अदालत को बताएं कि रिहायशी इलाके में फैक्ट्री कैसे लग सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा, हर रोज यहाँ अदालत को हैरानी होती है, जिसकी जो मर्जी है किए जा रहा है। क्या यहाँ कोई कानून नहीं, कोई ज़ाब्ता नहीं? CDA जब तक फैक्ट्री को नहीं गिराता झुग्गियों को हाथ नहीं लगाएगा। अदालत ने झुग्गियों के खिलाफ जगह खाली कराने के नोटिस मुअत्तल करते हुए मजीद समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी। एक और मामला, एक तो सर्दी, ऊपर से गैस की लोड शेडिंग। लाहौर में मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गए। क्लिफ्टन कॉलोनी में चूल्हे ठंडे पड़ गए। इलाके के मजीद मसाइल जानते हैं वहां के रिहायशी की जुबानी। मेरा नाम है कैसर डार, मैं वादा रोड क्लिफ्टन कॉलोनी का रिहायशी हूँ। जब भी सर्दी आती है हमारे इलाके से गैस गायब हो जाती है। सर्दियाँ शुरू होते ही घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं, चूँकि घरों में गैस आती ही नहीं। जब घरों में गैस नहीं आती तो सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से इसे अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। हमारी इंतज़ामिया से अपील है कि हमारे इलाके के गैस के मसले को हल किया जाए ताकि हम पुरसुकून जिंदगी बसर कर सकें। दहशतगर्दों का पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला। शदीद फायरिंग के तबादले में लांस नाइक ज़हीर अहमद शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को शदीद नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट।
बलूचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मनों ने बुज़दिलाना वार कर दिया। पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज का एक जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के एक गिरोह ने बलूचिस्तान के अब्दोई सेक्टर में पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेज की एक चौकी पर हमला किया। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान नोशकी से ताल्लुक रखने वाले लांस नाइक जहीर अहमद बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फरार होने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई की और उन्हें शदीद नुकसान पहुँचाया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दुश्मन अनासिर की ऐसी कार्रवाइयों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म हैं। अफगानिस्तान में जन्म लेने वाला मुमकिना इंसानी अलमिया पाकिस्तान में होने वाली इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस का वाहिद एजेंडा होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया, कहते हैं दुनिया को बावर करवा रहे हैं कि अफगानिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की गलती दोहराई तो दहशत गर्दों को दोबारा पांव जमाने का मौका मिल जाएगा। जहीर अली की रिपोर्ट देखिए। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। सईद गनी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। DMC के जो फंक्शन है उसमें भी लिखा हुआ था, एक काम है जो यूसीज करती हैं, कर रही हैं, वहाँ मौजूद है उनके 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 फंक्शंस में। DMC के फंक्शंस में लिखा हुआ था जो वो नहीं कर रहे हैं, हमने वहाँ से वो निकाल दिया है। जो 1% इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो टैक्स आता है, जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं रजिस्ट्रार के पास, उस पर वो DMC के पास जाता है। अब वो टाउन्स के पास जाएगा। वो गलती से KMC के उसमें भी लिखा हुआ था, भाई एक टैक्स है वो या DMC में जाएगा या KMC में जाएगा। DMC के पास जा रहा है इस वक्त, जो हमारा कानून है उसके मुताबिक DMC को जा रहा है, KMC को नहीं जा रहा था, लिखा हुआ था, हमने निकाल दिया। DMC के फंक्शंस में आज भी मौजूद है। अब अगर चिल्ला चिल्ला के वो ये कहें कि जी हमसे ये ले लिया इख्तियार, तो मैं क्या कहूँगा कि अनपढ़ हैं, नहीं पढ़ा, नहीं देखा, बेवकूफ़ हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ उसको, ये बुरी लगती है बातें उनको। फिर दूसरी बात बार बार इख्तियारात की बात करते हैं, 2001 के कानून का हवाला देते हैं। 2001 के निज़ाम का मैं भी हिस्सा रहा, कर्नल रिटायर मशहदी साहब बैठे हैं, ये भी उसका हिस्सा रहे हैं, आपको भी याद होंगी बहुत चीज़ें। 2001 के कानून में भी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अपने कानून के तहत काम कर रहा था। वो 2001 के लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस का हिस्सा नहीं था, उसमें ख़त्म नहीं हो गया था। उस वक्त भी सूबाई हुकूमत का इख्तियार था कि वो जिसको चाहे चेयरमैन लगाएं। उस कानून में ये लिखा हुआ है, कानून आज भी मौजूद है, 2001 में मौजूद था। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कानून उस वक्त मौजूद था, KDA को उसमें मिलाया गया था और फिर सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत उसको दोबारा बहाल किया गया है। ये सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर है। आज अगर कोई ये कहे कि KDA को दोबारा इसमें डाल दो, तो हम नहीं डाल सकते, इसलिए कि हाई कोर्ट ने उसको अपने ऑर्डर और फैसले के तहत उसको अलग किया है। मुझे समझ नहीं आती कि इख्तियारात मांगने क्या चाहते हैं। जो मुतालबा थे कि टाउन्स बनाओ, बना दी। और ये मैं बार बार कह चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी के कई लोगों का मुझ समेत ये ख्याल था कि टाउन्स नहीं DMCs होनी चाहिए, लेकिन हमारा इत्तफाक इस पर हो गया कि चूंकि अक्सर पार्टियां कह रही हैं टाउन्स बनाए, तो हमने बना दिए। जिसमें हमें नुकसान है हमने बना दिए, ये मुतालबा था। उन्होंने कहा कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में मेयर सिर्फ मेंबर है बोर्ड का, हमने उसको को चेयरमैन बना दिया है। और मिनिस्टर को चेयरमैन इसलिए रखा है कि आपके इल्म में है कि बहुत बड़े बड़े मंसूबे हैं जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में हो रहे हैं, जो वर्ल्ड बैंक के फंडेड हैं, जो मुख्तलिफ डिफरेंट हमारी जो फाइनेंशियल एजेंसीज हैं जो फंड करते हैं, उनके मंसूबे जो चल रहे हैं, उसमें सूबाई हुकूमत को शामिल होना ज़रूरी है। मिनिस्टर उसका चेयरमैन है और को चेयरमैन जो है वो हमारे मेयर हो गए। अब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, बार बार ही आपने सुना होगा, मेयर साहब TV पे आके कहते थे मेरे पास तो कचरा उठाने का इख्तियार भी नहीं है। मैं बार बार कहता था कि कचरा उठाने का इख्तियार सिटी नाज़िम को 2001 में भी नहीं था। मुझे दिखा दें कानून में कहाँ लिखा है कि सिटी नाज़िम उठाएगा कचरा, कहीं नहीं था। उस वक्त भी ये फंक्शन जो है टाउन्स का था। हमारे 2013 के कानून में भी ये फंक्शन DMCs का है। मेयर का काम ही नहीं है, लेकिन कहते थे कि जी कचरा उठाने का हमारे पास इख्तियार नहीं है। हमने तरमीम करके सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के कराची रीजन का जो बोर्ड बनाया है, उसका चेयरमैन मेयर को बना दिया है। कमिश्नर कराची को उसके साथ वाइस चेयरमैन बना दिया है। ये इख्तियारात कम है कि ज़्यादा हैं। प्रॉपर्टी टैक्स
जिसकी कलेक्शन एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट करता था, वो कलेक्शन भी हमने टाउन्स को दे दी है। हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। ये इख्तियार में इजाफा है कि नहीं है? जो ये तो मांगा जाता था ना कि टैक्स के हमारे पास नहीं इख्तियार, वो उनको दे दिया है। हमने सूबा सिंध के सूबाई हुकूमत के 10 से ज़ायद महकमों को जोड़ दिया है बल्दियाती नुमाइंदों के साथ, उनका किरदार डाल दिया है, उनको रोल दे दिया है जो पहले नहीं था, वो हमने दिया है। कहते हैं जी इख्तियारात कम कर दिए जाए। इन्होंने कहा कि जी मेयर का इलेक्शन शो ऑफ हैंड्स के जरिए होना चाहिए, हमने मान लिया। इन्होंने कहा कि मेयर के इलेक्शन में काउंसिल का मेंबर होना चाहिए बंदे को, जो भी कैंडिडेट हो, हमने मान लिया। गवर्नर साहब ने कहा कि शेड्यूल में अमेंडमेंट का इख्तियार जो कैबिनेट ने रख लिया है वो असेंबली को जाना चाहिए। हालांकि ये हमने इसलिए रखा था कि छोटी छोटी अनोमलीज आ जाती हैं। जैसे मैंने आपको 2 बताई अभी कि डेथ एंड बर्थ की जो फंक्शन है वो 2 जगह था। अगर कैबिनेट के पास होगा 1 मिनट में जाएगा, उससे हम निकाल के उसको ठीक कर देंगे। लेकिन बहरहाल उनकी ख्वाहिश थी कि जी ये कैबिनेट के पास नहीं होना चाहिए, हमने मान लिया। उन्होंने कहा कि जो टर्म है काउंसिल की वो शुरू होनी चाहिए जिस दिन पहली मीटिंग होगी। हमने हलफ का लिखा था, उन्होंने कहा मीटिंग होनी चाहिए, हमने मान लिया। अब जो गवर्नर साहब ने बातें कही और इनकी मशावरत से कही ऑपोजिशन के मेंबर्स की, हमने अक्सर वो बातें उनकी तस्लीम कर ली। मजीद इख्तियारात हमने इनको दे दिए। वाटर बोर्ड में रोल दे दिया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में इनको रोल दे दिया। अब जो सारा ये तमाशा रचाया गया, देखिए मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि सूबा सिंध में एक मरतबा फिर लिसानी तफरीक पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं और जो बैनर शहर में लगाए गए हैं, जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं, जिस किस्म की बातें की गई हैं, वो सब आपने सुनी है, इस मुल्क के लोगों ने सुनी है। हम पे लोग एतराज़ करते हैं कि जी आपने ये क्यों कह दिया, और सीएम साहब ने वो कह दिया कि जी तुम तो अक़लियत में हो, हमारी अक्सरियत है। आप सब उस दिन असम्बली में थे। ये सारा तमाशा तो पीटीआई ने लगाया था असम्बली के अंदर, एमक्यूएम तो थी नहीं उस झगड़े में, पीटीआई का तमाशा था सारा। पीटीआई से लड़ाई हो रही थी, पीटीआई हाथापाई कर रही थी, पीटीआई गालियां दे रही थी, एमक्यूएम तो गालियां नहीं दे रही थी। वहां पे बदतमीजी भी वो नहीं कर रहे थे। भाई ये हकीकत है कि अगर किसी असम्बली में कोई लेजिस्लेशन होगी तो जिस जमात की अक्सरियत होगी वही फैसला होगा ना। तो ये कहना कहाँ गलत हो गया कि भाई अपोजिशन अक़लियत में है, माइनॉरिटी में है, फैसले तुम नहीं करोगे, फैसले हम करेंगे जो अक्सरियती जमात है। ये तो मैं भी अक्सर कहता हूँ, जब वो मुतालबात अजीब अजीब कहते हैं तो मैं कहता हूँ भाई तुम अपोजिशन में हो, तुम हुकूमत में नहीं हो, कि तुम्हारी बातें मानी जाएंगी। बात वो मानी जाएगी जो जायज़ होगी, करेंगे वो जो हुकूमत में, जो अक्सरियत में है वो करेंगे। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि पीटीआई और ये सारे किस मुंह से हमें कहते हैं कि आपने जो मुसलत कर दिया है। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट का कानून इन्होंने दोबारा नया बनाया है। पहले तो जो मुंतखब नुमाइंदे थे 2018 में जैसे ही पीटीआई हुकूमत इनको फारिग कर दिया। ये जमहूरियत के अलमबरदार बनते हैं ना, चैंपियन बनते हैं, पे तनकीद करते हैं। इन्होंने उनको बहाल नहीं होने दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि बहाल करो, नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट फॉल हुई तब भी नहीं किया, और जब मयाद पूरी होने लगी तो उससे 1 महीना पहले उनको कर दिया। जो लोग बल्दियाती इदारों को बर्दाश्त नहीं करते हैं वो हमसे कह रहे हैं कि जी हमने गैर जमहूरी अमल इख्तियार किया है, हमने मुद्दत पूरी करवाई। पंजाब में नया कानून आया, मुझे बताइए कि कब असम्बली में पेश हुआ है, मुझे बताएं, किसी को पता है? ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, कोई बहस नहीं हुई है, कोई राय नहीं ली गई है, किसी की अमेंडमेंट नहीं आई है, कानून बना दिया और चैंपियन बनते हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, मुझे बताइए कि इस्लामाबाद में बल्दियाती जो इलेक्शन हो रहे हैं उस कानून को कौमी असम्बली से और सेनेट से पास होना चाहिए। कब पेश हुए, कब पास हुए, कब बहस हुई है? कोई बहस नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है, कोई डिस्कशन नहीं हुई है, कोई कंसल्टेशन नहीं हुई है, कानून बना दिया और अलमबरदार बनते हैं कि जी हमसे मुशावरत नहीं की गई। चलो अगर ये कोई और जमात करे ना कि जी नहीं पूछा कि हम चले मार देंगे फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट, चले ठीक है, कहा के पीटीआई किस मुंह से ये सवाल उठाती है? जिस पीटीआई ने जॉइंट पार्लियामेंट के सेशन में आधे या 1 घंटे के अंदर अंदर कोई 38 के करीब जो हैं वो बिल पास कर दिए थे, वो कहते हैं कि जी हमने, और उसमें मर्दमशुमारी पर जो सिंध हुकूमत का रेफरेंस था वो भी शामिल था।
जिसमें MQ में बड़ा चैंपियन बनती थी कि जी बड़ी ज्यादती हो गई है कराची शहर के साथ, आबादी कम दिखाई गई है। हम तो आखिर तक लड़ते रहे। MQ हुकूमत में थी, उन्होंने उनके साथ पता नहीं क्या डील कर लिया, मैं नहीं पता, वो चुप हो गए उस पर। बुनियादी तौर पर जो सूरत हाल शहर में पैदा की जा रही है, अगर कोई ये समझता है कि हम परेशान इनके एहतजाज से, हम नहीं है परेशान इनके एहतजाज से, हम इनके शोर से परेशान नहीं हैं। हाँ, मैं परेशान हूँ इस बात से कि लिसानी फसादात की साजिश हो रही है, मुझे परेशान होना चाहिए भाई। जो हालात शहर ने देखे हैं हम दोबारा नहीं देखना चाहते हैं। कोई ऐसा शख्स जिसके दिल में, जिसके दिमाग में, जिसके जहन में ज़रा बराबर भी हो कि जी शहर में अमन रहना चाहिए, हमारे बच्चे महफूज रहने चाहिए, शहर को तरक्की करनी चाहिए, दोबारा खूरेजी नहीं होनी चाहिए, वो परेशान होगा। चाहे वो किसी सियासी जमात का हिस्सा हो या ना हो, चाहे वो घर में बैठा हो, चाहे वो TV पे में देख रहा हो, वो परेशान होगा, उसको होना चाहिए। सिर्फ उन लोगों को परेशानी नहीं है जो चाहते हैं कि हालात ख़राब हो। मैं ये समझता हूँ ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये मीडिया की जिम्मेदारी है, ये सियासी जमातों की जिम्मेदारी है, ये सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो शहर के अंदर, सूबा सिंध के अंदर अगर कोई साजिश हो रही है कि सूबा सिंध के लोगों को आपस में फिर लड़ाएं, तो उसको रोकने की कोशिश करें। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है। देखिए, पीपल्स पार्टी सारी ज़िंदगी हुकूमत में नहीं रहेगी। आज हमें, कल नहीं होंगे, हो सकता है कोई और हो। माजी में भी आती रही हुकूमतें, वफाक में भी बदलती रही हैं, लेकिन ये शहर, ये सूबा, ये मुल्क हमारा है। इसके अंदर खुदा न खास्ता अगर बदअमनी होती है तो इसका निशाना जो हुकूमत में है वो भी बनेंगे, जो अपोजिशन में वो भी बनेंगे, जो बेचारे सियासत का हिस्सा नहीं है वो भी बनेंगे। तो इसका नुकसान बहुत होगा, हमें इसकी परेशानी है। बिल्कुल मुझे है, मैं बरमला कहता हूँ कि मैं परेशान हूँ इस बात पर। जो लोग ये साजिशें कर रहे हैं उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि ये छोटे छोटे। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि सिंध भर में लिसानी तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जिस जमात की अक्सरियत होगी वही फैसला करेगी। असेंबली में PTI हंगामा कर रही थी, MQM नहीं। और अभी खबर यह कि अमरीकी शहरी ने तोशी में मारखूर का शिकार कर लिया। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक मारखूर की उम्र 9 साल और साइज 43 इंच है। तो अमरीकी शहरी है माइकल जोसेफ और उनकी जानिब से मारखूर का शिकार किया गया है। वाइल्ड लाइफ हुकाम और ये ज़राए बता रहे हैं कि मारखूर की उम्र 9 साल और साइज 43 इंच बताया जा रहा है। अमरीकी शहरी ने तोशी में मारखूर का ये शिकार किया है। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक मारखूर की उम्र 9 साल और साइज 43 इंच बताया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि मारखूर का परमिट पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 2 करोड़ रुपए में फरोख्त हुआ था। तो अहम ये खबर है जिसके मुतालिक हम आपको आगाह कर रहे हैं। अमरीकी शहरी ने तोशी में मारखूर का शिकार कर लिया है। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक मारखूर की उम्र 9 साल और साइज 43 इंच बताया गया है। अभी लेंगे ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।